इंडी गठबंधन का इरादा भारत के परमाणु हथियारों को नष्ट करने का है। हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। देखिए, रजत शर्मा रामदेव और बालकृष्ण की कंपनी रुचि सोया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी संचालकों में से रजत शर्मा वैसे तो ये भी गोदी मीडिया का ही हिस्सा हैं, लेकिन रजत शर्मा और बाकी गोदी मीडिया एंकर्स में एक फर्क है। फर्क एक लोमड़ी और दीमक जितना है। बाकी गोदी मीडिया एंकर समाज को लोमड़ी की तरह काटते हैं, जिससे आपको पता लग जाता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन रजत शर्मा समाज को दीमक की तरह धीरे धीरे काट रहे हैं ताकि एक विशेष पार्टी को फायदा पहुंचाया जा सके। कॉलेज के दिनों में रजत एबीवीपी के सदस्य थे। वे हमेशा एनडीए सरकार की तारीफ करते रहते हैं। वे और दिवंगत वित्त मंत्री अरुण जेटली बहुत करीबी दोस्त थे, जो भाजपा के प्रति उनके लगाव और झुकाव को दर्शाता है। कहा जाता है कि एक बार अमेरिका में एक व्यक्ति ने जेटली के साथ उनकी दोस्ती को देखते हुए उनके चैनल की ईमानदारी पर सवाल उठाए तो वो भड़क गए। आमतौर पर शांत रहने वाले रजत इस बात से चिढ़ गए और सवाल पूछने वाले की आलोचना की, जबकि सवाल सीधा सा था। टेक विश्लेषक अमोल राज पांडे के अनुसार जब रजत को सेंचुरी कम्युनिकेशन द्वारा उनके फिल्म सिटी कार्यालय के बाहर निकाल दिया गया तो उनके नए कार्यालय को पूरी तरह से भाजपा द्वारा वित्त पोषित किया गया। उसके बाद इंडिया टीवी भाजपा की प्रचार इकाई के रूप में काम करता रहा है। आज मंडी में मीडिया के इस शो में हम बात करेंगे उन्हीं रजत शर्मा की, जो प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार के रथ के सारथी बनके मीडिया की स्क्रीन पर बैठे थे। रजत शर्मा इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ और चेयरमैन हैं। इंडिया टीवी की मूल कंपनी इंडिपेंडेंट न्यूज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना 1997 में हुई थी। इसके बाद साल 2004 में इंडिपेंडेंट न्यूज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने इंडिया टीवी नाम से एक चैनल लॉन्च किया। इस चैनल को रजत शर्मा और उनकी पत्नी रितु धवन ने दिल्ली के पास नोएडा में फिल्म सिटी के एक स्टूडियो से लॉन्च किया था। चैनल के लॉन्च होने के 2 साल बाद मार्च 2006 से इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ। इंडिया टीवी के पिछले और मौजूदा निवेशकों में गौतम अडानी के स्वामित्व वाली अडानी ग्रुप की एक कंपनी, आदित्य कॉर्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और टेली सॉल्यूशंस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी श्याम इक्विटीज शामिल है, जिसके निदेशक आनंद जैन और मनोज मोदी हैं, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी के 2 सहयोगी हैं। HFCL की एक समूह कंपनी जिसके मालिक महेंद्र नाहटा है, जिनका RIL के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध है, वो भी इसके एक निवेशक हैं। तो मोटे तौर पर देखें तो अडानी अंबानी इस पूरे समूह के बड़े निवेशक हैं। इंडिया टीवी चैनल पर पक्षपात करने के आरोप लगते आए हैं। रजत शर्मा खबरों को राजनीतिक प्रभाव के हिसाब से पेश करने में चयनात्मक रहते हैं और इस कला में वो माहिर हैं। वो किसी खबर को इस तरह से दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया है, लेकिन सरकार की सारी नाकामियों पर चादर डाल देते हैं। आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। 12 मार्च 2014 आम चुनाव होने में 1 महीने से भी कम समय बचा था। इस समय तक केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हट चुके थे और 49 दिनों में कठिन शासन के बाद अपनी सरकार को भंग कर चुके थे। हाल ही में आप सदस्यों की एक निजी बैठक में केजरीवाल ने दावा किया था कि इंडिया टीवी समेत कई न्यूज चैनल पार्टी के खिलाफ पक्षपाती हैं। केजरीवाल की टिप्पणियों का ये वीडियो मीडिया में लीक हो गया था। इस पर रजत शर्मा ने आज की बात का एक एपिसोड किया। रजत शर्मा ने इस एपिसोड में बताया कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने एक बार फिर मीडिया को धमकाने की कोशिश की है। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने इंडिया टीवी पर उंगली उठाने की हिम्मत की है। उस रात शर्मा के शो का पूरा 1 घंटा केजरीवाल के दावों की धज्जियां उड़ाने में बीता, जैसे बात सीधे दिल पे जा लगी हो। उन्होंने कहा कि यह पीछे हटना केजरीवाल और आपके दोहरेपन का सबूत है। निजी तौर पर एक बात कहने की आदत और सार्वजनिक रूप से कुछ और कहने की आदत आम आदमी पार्टी की है। उन्होंने दर्शकों को भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के दौरान केजरीवाल के बड़े बड़े वादों की याद दिलाई, फिर दिखाया कि मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद एक बड़े घर में चले गए। केजरीवाल के आपकी अदालत इंटरव्यू के कुछ क्लिप्स भी देखिए। इसके बाद निजी समाचार प्रसारकों के संगठन न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, जिसके निदेशक शर्मा थे, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर धमकी दी
यदि केजरीवाल ने समाचार चैनलों को बदनाम करना बंद नहीं किया तो वे आपको कवरेज देना बंद कर देंगे। यानी मीडिया अगर पक्षपात करे, मीडिया बेशर्मी पे उतारू हो, मीडिया गोदी मीडिया बने, लेकिन विपक्ष और जनता ना तो उससे सवाल करे ना उसके ऊपर आरोप लगाए। ये तो ठीक वैसा ही स्टाइल है जैसा मोदी जी चाहते हैं। इसके ठीक एक महीने बाद 12 अप्रैल को रजत शर्मा ने आपकी अदालत एक विशेष एपिसोड प्रस्तुत किया। इस एपिसोड में शर्मा ने तख्ता पलट की घोषणा की। उस रात उनके अतिथि भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी थे। यह मोदी का चुनाव अभियान के दौरान हिंदी समाचार चैनलों में दिए गए केवल 2 साक्षात्कारों में से दूसरा था। अब देखिए यहां से कैसे खेल शुरू हुआ। आप अक्सर देखते होंगे कि रजत शर्मा आपकी अदालत की शो की शुरुआत एक सवाल के साथ करते हैं, लेकिन यहां रजत शर्मा ने सवाल की बजाय टिप्पणी के साथ इंटरव्यू की शुरुआत की। देश के सभी शीर्ष राजनेता चिंतित थे क्योंकि वे यानी रजत शर्मा जहां भी जा रहे हैं मोदी के अभियान के नारे सुने जा रहे हैं। अब की बार मोदी सरकार, बीच बीच में दर्शक मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। इसके बाद रजत शर्मा कुछ मैसेज पढ़ते हैं जो ऑनलाइन देखे थे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अब की बार मोदी सरकार। राहुल गांधी ने खाई चॉकलेट बार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी हंस पड़े। शो इसी तरह 1 घंटे से ज्यादा समय तक चलता रहा। इसमें पत्रकारिता कहाँ थी, सवाल कहाँ थे, मोदी के दिमाग में इंडिया को लेकर विजन क्या है वो कहाँ, ये रजत शर्मा बताना भूल गए। पत्रकार जगत में रजत शर्मा के इस इंटरव्यू को लेकर काफी नाराजगी थी। कमर वहीद नकवी, जिन्होंने इंटरव्यू प्रसारित होने के कुछ महीने पहले ही आज तक छोड़कर इंडिया टीवी में कार्यकारी निदेशक के रूप में काम करना शुरू किया था, इस इंटरव्यू के प्रसारित होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कथित तौर पर कहा कि पूरी बात पहले से ही स्क्रिप्टेड थी। यहां कोई इंटरव्यू नहीं था, यह मोदी के लिए एक रैली थी। एनडीटीवी के साथ काम कर चुके एक पत्रकार ने इसे शर्मनाक बताया। शर्मनाक होने के बावजूद रजत शर्मा ने इस बार फिर से इस बात को दोहराया। रजत शर्मा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान क्या कहा, सुनिए। हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार 400 चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। मुझे इस बात से हैरानी नहीं है कि यहाँ रजत शर्मा चाटुकारिता में इतना डूबे जा रहे हैं कि वो भूल गए हैं, वो इंटरव्यू ले रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन रजत जी, आप डायलॉग और बेहतर कर सकते थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसको साहित्य में पद्म भूषण मिला हो और वो भी ऐसे डायलॉग लिखे कि दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। तो ये तो पद्म भूषण और पद्म भूषण देने वाली सरकार जिसने साहित्य के क्षेत्र में दिया हो, दोनों को शर्मिंदा करता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, रजत शर्मा को भाजपा सरकार द्वारा 2015 में साहित्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अब वो साहित्य कौन सा है ये तलाशने का काम आप करिए, क्योंकि सरकार नहीं बता पाई। हालांकि उनकी 2 रचनाएं साल 2014 में अब की बार मोदी सरकार और साल 2024 में अब की बार 400 पार को छोड़कर कभी भी एक भी साहित्यिक रचना नहीं लिखी। शायद हो सकता है कि साल 2014 में अब की बार मोदी सरकार वाली उत्कृष्ट रचना के लिए उन्हें साहित्य में पद्म भूषण जैसा सम्मानित पुरस्कार मिला हो, लेकिन इसे हम पत्रकारिता और साहित्य के नजरिए से नहीं बल्कि चाटुकारिता के नजरिए से देखते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि रजत शर्मा जी को कैसे फर्जी न्यूज फैलाने के आरोप लगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 13 अप्रैल को रजत शर्मा अपने शो में बताते हैं कि इंडी गठबंधन का इरादा भारत के परमाणु हथियारों को नष्ट करने का है। उनका इरादा हमारे परमाणु बम को दरिया में डुबोने का है। रजत जी, एक बात बताइए, 18 मई 1974 को जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया, वो भला परमाणु हथियारों को कैसे नष्ट करेगी? और कोई विपक्ष परमाणु हथियार को कैसे नष्ट कर सकता है? कुछ तो लॉजिक रखिए, लॉजिकल तो रहिए। चाटुकारिता में भी अगर लॉजिक मर जाए तो फिर पत्रकारिता का स्तर तो समाप्त। जब साल 2020 में किसान आंदोलन चल रहा था तो 12 दिसंबर 2020 को अपने प्राइम टाइम शो में आज की बात में रजत जी दिखा रहे थे कि कैसे वामपंथी और मोदी विरोधी विचारधारा वाले मुट्ठी भर किसान नेताओं ने
दिल्ली में किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। ये वो नेता हैं जो केंद्र से तीखी नोकझोंक चाहते हैं और हर कदम पर बातचीत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, गनीमत इस बात की है कि रजत जी ने इसे कम से कम किसान आंदोलन तो माना। वहीं साल 2024 में जब किसान एमएसपी के लिए वापस लौटे तो रजत जी ने इसे किसान मानने से ही इनकार कर दिया। ये अपडेटेड रजत शर्मा थे। किसानों पर रजत शर्मा का ये ट्वीट देखिए। फिर बॉर्डर पर क्यों नहीं आए किसान? क्या ये है सिर्फ एमएसपी का सवाल या चुनाव में चोट पहुंचाने का प्लान? कौन है इस प्रोटेस्ट के पीछे? कैसे हो साजिश की पहचान? वाह रजत जी, किसान आंदोलन कर रहे हैं और आपको ये भी नहीं पता है कि इस प्रोटेस्ट के पीछे कौन है। ऐसे कैसे आप साजिश का पता लगाएंगे? ऐसे कैसे पत्रकारिता करेंगे? आपको तो इलाज की जरूरत है, क्योंकि किसान सिर्फ और सिर्फ एमएसपी की मांग के लिए डटे हुए। अब रजत शर्मा का ये ट्वीट देखिए। अ सेकेंड वेव ऑफ कोविड पेंडेमिक लूम्स, रामदेव्स कोरोनिल गेन्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम WHO। मतलब कि रजत शर्मा ने बाबा रामदेव की पतंजलि द्वारा निर्मित कोरोनिल को WHO अप्रूव्ड बता दिया। आप विज्ञापन दे दीजिए इंडिया टीवी को, उसके बाद आपका बिस्कुट रजत शर्मा खुद बेचेंगे। ये यही नहीं रुके, इन्होंने आगे कहा कि स्वामी रामदेव ने आयुर्वेद में कोरोना का इलाज ढूंढा है। क्या बुरा किया? अच्छा हुआ कि आयुष मंत्रालय ने सहमति दे दी। इसे दवाई कहो या इम्यूनिटी बूस्टर, क्या फर्क पड़ता है? अगर मरीजों को राहत मिलती है तो खोज धोती वाले ने या टाई वाले ने किसने की, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल सही बात, धोती वाले से और टाई वाले से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन रजत जी, जिस दावे को ना तो WHO ने अप्रूव किया हो ना ही आयुष मंत्रालय ने, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में झूठ फैला रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है। क्योंकि यहां आप पत्रकारिता, टीवी और चैनल तीनों बेच रहे हैं और सवाल भी उठता है कि आखिर ये झूठ आप क्यों फैला रहे हैं। देखिए, रजत शर्मा रामदेव और बालकृष्ण की कंपनी रुचि सोया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी संचालकों में से है। यानी कंपनी का फायदा होगा तो रजत के पास भी पैसा आएगा। जब आप कोरोनिल खा रहे थे तो रजत शर्मा अपनी पॉकेट मनी बढ़ा रहे थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, ताकि आपको यह समझ में आए कि इस देश के बड़े मीडिया संस्थान कैसे आपको खबर के नाम पर एजेंडा दिखा रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं। क्या आपको पता था कि पतंजलि की एक कंपनी में रजत शर्मा का भी हिस्सा है, इसीलिए वो कोरोनिल बेच रहे थे? क्या आपको पता था कि चुनाव से पहले मोदी का इंटरव्यू स्क्रिप्टेड था? क्या आपको पता था कि इंडिया टीवी में किन लोगों का पैसा लगा है? अगर नहीं तो अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसी कौन सी स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए। ये मंडी में मीडिया सीरीज का 6वां एपिसोड था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूक रहिए और मीडिया की लोकप्रियता पर सवाल उठाते रहिए।